जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और प्यारे बच्चों, हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बिलियन के बारे में। सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बिलियन के बारे में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे, वह है बिलियता। सॉल्बिलिटी पढ़ने हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और सॉल्बिलिटी को हम कि अच्छे तरीके से समझा जाए, हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके भी भेजेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और कोशिश भी ये करेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, जहां तक हमसे हो पाएगा। और जो भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उसको हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक आप क्लास से जुड़े रहेंगे तो वास्तव में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं सचिन, नितिन, श्वेता, सोनी, करुणा कुमारी, नीरज जायसवाल, शिवानी, जानकी, अंशु, ज्योतिष कुमार, वर्षा कुमारी, नीतीश कुमार, संजय, वैष्णवी, गुड़िया, पल्लवी यादव। तो सभी का वेलकम है प्यारे बच्चों। तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, और फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार, एकदम बढ़िया तरीके से। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं आज के टॉपिक को शुरू करने के लिए? बताना एक बार। तो चले प्यारे बच्चे, क्लास को शुरू किया जाए। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। चलिए रेडी हैं सभी प्यारे बच्चे। तो आज का टॉपिक जो है वह है प्यारे बच्चे बिलियता से संबंधित, सॉल्बिलिटी से संबंधित। एक एक पॉइंट इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से हम आपको ये सारी बातें आपको समझाते हैं। देखो प्यारे बच्चे, बिलियता वास्तव में होती क्या है ना? बिलियता वास्तव में होती क्या है? तो भैया ऐसे आप यहां पर एक पात्र ले लिए, ये आपका विलायक है। विलायक है, विलायक। विलायक ओवरऑल कितने ग्राम का हो? तो प्यारे बच्चों विलायक कुल 100 ग्राम का हो, है ना? ये जो विलायक हो टोटल ओवरऑल कितने ग्राम का हो? 100 ग्राम का हो। और इस 100 ग्राम, इस प्यारे बच्चे 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम जल में आप विलेय की इतनी मात्रा घोल दीजिए, है ना? सैल्यूट को इतनी मात्रा में घोल दीजिए कि वह संतृप्त विलयन बन जाए। मतलब संतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें विलेय की और भी मात्रा ना घोली जा सके। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? आप ये 100 ग्राम विलायक ले लीजिए, जल ले लीजिए, आप उसमें विलेय की उतनी मात्रा घोल दीजिए जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए, अर्थात उससे ज्यादा विलेय पदार्थ को ना घोला जा सके। तो जो पदार्थ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, है ना? इसमें इतनी आवश्यक मात्रा मिलानी है जिससे संतृप्त विलयन बन जाए, है ना? विलेय की आवश्यक मात्रा, आवश्यक मात्रा, जिससे आपको कैसा विलयन प्राप्त हो? संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की और मात्रा ना घुली जा सके। ठीक है, इतना आप समझ गए? तो चलिए पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। ये इसकी डिफिनीशन होगी क्या प्यारे बच्चे? किसी पदार्थ, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा, वह निश्चित मात्रा जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए
संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है विलेयता कहलाती है। सॉल्वेबिलिटी कहलाती है। क्या दोस्त डिफिनीशन समझ में आ गई आपको? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अच्छा, टेबल पर से बोतल हटा लेते हैं। अच्छा चलो, टेबल पर से बोतल हटा लेते हैं। चलिए, हाँ, टाल के रख दे नीचे। बस प्यारे बच्चे, समझ में आ गया आपको? मतलब आप इस 100 ग्राम विलायक में विलेय की इतनी मात्रा घोल सकते हैं जिससे आपको संतृप्त विलयन की अवस्था प्राप्त हो जाए, जिससे आप उस विलेय पदार्थ की मात्रा को और ना घोल सको, है ना, उस विलेय पदार्थ को और ना घोल सके। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। क्या आपको यहां तक क्लियर है? याद हो गया कि नहीं भाई? बताओ प्यारे बच्चे, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हो गया अच्छे से? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या बता दो। नहीं है ना? नहीं भी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्यारे बच्चे विलेयता। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ेंगे। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो सॉल्वेबिलिटी है प्यारे बच्चों, है ना, जो सॉल्वेबिलिटी है प्यारे बच्चे, जिसमें विलेय को इतना घोला जाए जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए, उस अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या प्यारे बच्चों? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेबिलिटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, विलेयता को, ये लिखो दोस्त, विलेयता को प्रभावित करने वाले, निम्नलिखित कारक हैं। ठीक है, एक कारक नहीं, बहुत सारे कारक हैं, निम्नलिखित कारक हो सकते हैं। निम्नलिखित कारक है। अब कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में पढ़ना है ना? तो पहला कारक जो है प्यारे बच्चे, वह है ताप का प्रभाव। पहले हेडिंग हम लिख देते हैं, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। दूसरा प्रभाव जो है वह है दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। और इसका जो तीसरा पॉइंट है, वह है प्यारे बच्चों विलेय व विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की प्रकृति। यह आपका चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सबसे पहले जो ताप पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, इफेक्ट ऑफ हीट। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है प्यारे बच्चे विलेय व विलायक की प्रकृति के आधार। तो यहां तक आप लोग लिख लिए। लौकुश क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए सर जी, अभी नहीं लेना है। हाँ सर, ये एग्जाम पूछा है एग्जाम में, बिल्कुल प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहली हेडिंग आती है इफेक्ट ऑफ हीट, अर्थात ताप का प्रभाव। इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए, ताप के प्रभाव को समझने के लिए हम इसे दो प्रक्रमों में समझते हैं। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? इस प्रभाव को समझने के लिए, इस प्रभाव को समझने के लिए, कितने प्रक्रम है प्यारे बच्चों? दो प्रक्रम, दो प्रक्रम है। दो प्रक्रम है। कौन कौन से हैं भाई? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चे, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और इसी में अगर हम दूसरा बात करें प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी प्रक्रम।
थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रम और एक्सोथर्मिक प्रक्रम, दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक ना। थर्मोडायनेमिक्स और एक्सोथर्मिक, ठीक ना। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस और प्यारे बच्चे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दोनों के बारे में पढ़ना है। एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा और एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम। ये कभी ना कभी प्रैक्टिकल आदि में पूछ भी लिया जाता है कि बताइए ऊष्माक्षेपी क्या होते हैं या ऊष्मा शोषी। आप लोगों को इसमें हाई स्कूल में काफी बच्चे पढ़े होंगे कि सर ये क्या होते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या होते हैं, प्रक्रम में क्या होता है। ये ऐसा प्रक्रम है जिसमें प्यारे बच्चे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऐसा प्रक्रम है जिसमें क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहां पर लिखेंगे क्या प्यारे बच्चे, इस प्रक्रम में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा शोषी जो प्रक्रम होता है प्यारे बच्चों, तो इस प्रक्रम में ऊष्मा ग्रहण होती है। ऊष्मा ग्रहण होती है। हाँ, जैसे आप लोगों ने घर की पुताई अगर की होगी, ठीक ना, अगर आप लोगों ने घर की पुताई की होगी, चूने का प्रयोग किया होगा और चूने को अगर घोला होगा तो पानी में डालते हैं तो उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि वह एक ऊष्माक्षेपी पदार्थ है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का अर्थ ही तो बता रहे हैं प्यारे बच्चे, ऐसा पदार्थ हो जो ऊष्मा को बाहर निकालता हो, है ना, ऊष्मा को बाहर निकालता हो, ऊष्मा को उत्पन्न करता हो। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपके क्षार होते हैं प्यारे बच्चों, चाहे वो NaOH हो या फिर KOH हो, NaOH हो या KOH हो या फिर कैल्शियम ऑक्साइड हो, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर जल में घोला जाएगा तो ये अपने से ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं। आर्यन बताओ क्या समस्या है प्यारे बच्चे। अच्छा सर, समझ में नहीं आया। दो प्रकार, कैसे भाई? दो प्रक्रम है ना प्यारे बच्चे। देखिए, ताप के प्रभाव को अगर आपको समझना है तो जो पदार्थ होते हैं उनको दो भागों में हमने डिवाइड कर लिया, दो भागों में बांट लिया। ऐसे पदार्थों को हमने छाटा जिसमें भाई ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा उत्पन्न होती, वो ऊष्माक्षेपी पदार्थ की श्रेणी में चले गए। फिर उसके बाद ऊष्मा शोषी में हमने बांट दिया, तो हमने इस श्रेणी में ऐसे पदार्थों को रख लिया जो ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। बस इतने तो बताए। अभी हम विलेयता पर आए ही नहीं प्यारे बच्चे, अभी हम विलेयता पर आए ही नहीं, बस एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ठीक ना, बस एग्जाम्पल ही तो आपको दे रहे हैं। अभी एग्जाम्पल सुन लो, फिर उसके बाद Na2CO3। लेकिन ऊष्मा शोषी कौन है? ऊष्मा शोषी कौन है भाई? तो ऊष्मा शोषी जैसे आपका NaCl, जिसे आप खाने में प्रयोग कर देते हैं, या फिर चीनी प्यारे बच्चों। दो एग्जाम्पल तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक ना। NaCl हो गया, KCl हो, सॉरी NaCl हो गया, KCl हो गया, या फिर चीनी, ये सारी चीजें हो। अब हम इन दोनों की बात पे विलेयता पर बात करेंगे, है ना। अब हम इन दोनों के विलेयता पर बात करेंगे कि विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो कि आपको ऐसा पदार्थ दिया गया है ना, जो ऊष्मा को उत्पन्न करता हो, जो ऊष्मा को क्या करता हो, उत्पन्न करता हो, जिसमें से ऊष्मा पहले से निकल रही होगी। जैसे आप लोगों ने चूना को घोला होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब घोला होगा पानी में, तो उससे आप देखे होंगे कुछ समय का, जब पानी में डाल देते हैं तो कुछ समय बाद उससे कुछ ऊष्मा निकलती है, या फिर पानी भी उबलने लगता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह ऊष्मा को बाहर निकाल रहा हो, ठीक ना, बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, अगर हम ऊष्माक्षेपी जैसे पदार्थों पर विलेयता की बात करें, विलेयता और ताप का अगर संबंध निकालने की कोशिश करें कि अगर हम किसी ऊष्माक्षेपी पदार्थ का तापमान बढ़ा दें, एरो ऐसे लग रहा है ना दोस्त, तो ये समझ जाना कि एरो ऊपर की ओर लगा रहे हैं तो बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ऊष्माक्षेपी पदार्थों का तापमान बढ़ा दें तो जिसमें पहले से ऊष्मा बाहर निकल रही होगी, तो क्या और ताप देना जरूरी है? क्या आप उसको और ताप देना चाहेंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब अगर ऊष्मा जैसे क्षेपी पदार्थ होंगे और इनका तापमान बढ़ाया जाएगा तो विलेयता वो घुलेंगे नहीं प्यारे बच्चे, वो घुलेंगे नहीं, तो उनकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
उनकी विलेयता कम हो जाएगी। चीनी का फार्मूला एक बच्चा पूछ रहा है, तो C12H22O11 होता है, ये आपके लिए। ठीक है, ये तो समझ गया। अब दूसरी बात यह है कि जैसे ऊष्मा शोषी पदार्थ है ना, तो ऊष्मा शोषी पदार्थ जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करते हैं और ग्रहण करते हैं। अब जब किसी को ऊष्मा की आवश्यकता है, वो ग्रहण करना चाहता है, तो हम आराम से उसको तापमान क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ताप उसका बढ़ा सकते हैं। ये जो पदार्थ ऐसे है ना, अगर इनको घुलना है तो कहते हैं हमको ताप दे दीजिए, हम जल्दी से घुल जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर ऊष्मा शोषी जैसे पदार्थ रहेंगे, एक्सोथर्मिक जो प्रक्रिया होगी उसमें प्यारे बच्चों, अगर आपको सॉल्बिलिटी को बढ़ाना है, अगर हमको इसकी विलेयता को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, तो इसके ताप को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तापमान को क्या कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिए। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। यहां पर आपसे सीधे पूछेगा प्यारे बच्चे, अगर आपसे NaOH दे दिया जाएगा या फिर KOH दे दिया जाएगा या फिर कैल्शियम ऑक्साइड दिया हो, सोडियम कार्बोनेट, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो कि ऊष्मा क्षेपी पदार्थ हैं। ऊष्मा क्षेपी पदार्थ अपने अंदर से स्वयं से ऊष्मा का करते रहते उत्सर्जन, है ना, ऊष्मा को बाहर निकालते रहते, तो हमको और ताप देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, और ताप देने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता हमारी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, अगर ऊष्मा शोषी पदार्थ है, तो भैया उनको ग्रहण करने की जरूरत होती है, तो ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं? सर दोनों की विलेयता कम कैसे होगा, दोनों की विलेयता, है ना, अब ये एक कंडीशन कम तो हो ही गई इसकी, ज्यादा इसको घोलना है तो ताप को कम करना पड़ेगा, अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर इन दोनों को कम कर दोगे, अगर ताप कम होगा तो विलेयता का मान कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आपको यहां तक बातें समझ में आ चुकी होंगी तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको हम बताना चाहेंगे। ठीक ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके हम आपको बताना चाहेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 2 बीकर है, ध्यान से समझ में आया, है ना, ध्यान से समझ में आना चाहिए। चूना तो मेरे पास नहीं है, ऊष्मा क्षेपी पदार्थ नहीं है, लेकिन ऊष्मा शोषी पदार्थ जरूर हम रखे हैं। और ऊष्मा शोषी पदार्थ जो होते हैं ना, उनमें हम 2 पदार्थों में घोल कर देंगे, है ना। एक हम ठंडा जल ले लेते हैं और एक गर्म जल लेते हैं, दोनों को लेते हैं और दोनों में देखते हैं कि क्या जो पदार्थ होते हैं विलेय पदार्थ गर्म जल में जल्दी घुलेंगे कि ठंडे जल में, है ना। तो एक में ये जो पानी ले रहे हैं, ये ठंडा पानी आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहां पर एक में गर्म जल लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक में ठंडा जल लिए हैं और एक में गर्म जल लिए हैं। अब दोनों में हम साधारण नमक लाए हैं, दोनों में हम बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा डाल रहे हैं। ठीक है ना, इसमें हम चीनी की बहुत थोड़ी सी मात्रा डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं चीनी के कण नीचे बैठे हुए हैं। देखिए, किसमें चीनी जल्दी से घुलेगी वो आपको समझना है। क्या आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, आप देख रहे हैं होंगे चीनी के जो कण इसमें ज्यादा दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहा है? हाँ, इसमें गर्म जल है, इसमें ठंडा जल है। इसमें देख रहे होंगे चीनी के कण गायब हो गए होंगे, नहीं दिख रहा भाई? अरे बाबू देखो ना, देखो इसमें नीचे देखो कुछ कण दिख रहा होगा भाई, ये देखो ना नीचे। अच्छा और डाल देते हैं, अच्छा और थोड़ा सा डाल देते हैं। हमारा पूरा चीनी आप लोग खत्म करवा दिया। देखिए अभी 1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा भाई आप लोगों को, नीचे चीनी बैठी होगी, साफ नहीं दिख रहा है? क्या बताएं भाई, गर्म जल में जल्दी घुल रहा है। आप देख सकते हैं भाई, यहां पर चीनी बैठी हुई नजर आ रही होगी। हाँ थोड़ा दिखा, अच्छा थोड़ा दिख रहा है। तो ये आपका होता है प्यारे बच्चे ताप का प्रभाव। अगर ऊष्मा शोषी पदार्थ है प्यारे बच्चों, तो ताप बढ़ाने पर देख रहे हैं चीनी के कण यहां पर जल्दी से घुल जाएंगे, लेकिन यहां पर चीनी पूरी की पूरी बैठी हुई है। इसमें हमको तो साफ दिख रहा है, आप लोग भी करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको जो हम बताए हैं। घर में एक गर्म जल लेना और ठंडा जल ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा चीनी की क्वांटिटी लेना, दोनों में डाल देना, देख लेना कौन जल्दी घुल रहा है। क्या देख लेंगे आप लोग? क्या आप लोग देख सकते हैं? जल्दी से बता दीजिए। वो थोड़ा सा नहीं हो सकता प्यारे बच्चे, आप कर लेना, ठीक है। आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे चीनी के कण ज्यादा दिख रहे हैं,
देख सकते हैं ये, ठीक है, देख सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं चीनी का अब कण एकदम खत्म हो गया, लेकिन यहां पर अभी भी चीनी के कण है, चाहे आपको निकाल कर दिखा सकते हैं, तो उसमें हाथ डालेंगे तो ये देखिए चीनी के कण इसमें आ रहे हैं हाथ में, देखिए अभी भी चीनी के कण हाथ में लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर इसमें हाथ डालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गर्म पानी, ठीक ना, लेकिन इसमें चीनी के कण नहीं है, इसमें चीनी के कण लगभग समाप्त हो चुके, आप रेकल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है प्यारे बच्चों, विलेयता बढ़ाने पर, विलेयता अगर बढ़ानी है तो ताप को बढ़ा दो ऊष्मा शोषी पदार्थों के लिए, लेकिन ऊष्मा क्षेपी जो पदार्थ हो, जैसे चूना आप घोल रहे होंगे तब आप उसे आसानी से ताप बढ़ाने पर नहीं घोल सकते, ठीक है ना। अब ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्यों बढ़ी, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्यों बढ़ी, क्योंकि प्यारे बच्चे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं और उनके जो अणु होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं, और जब क्रियाशील हो जाते हैं तो उनके आपस में टकराने की संभावना ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण उनकी विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्त, क्या आपको इतना समझ में आ चुका? हाँ हाँ, इतना तो समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कि अगला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है। चलिए, ये वाला सेकेंड पॉइंट आपको पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट आपको पढ़ना है, सेकेंड पॉइंट, विलेय व विलायक की प्रकृति। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, पानी हम थोड़ा सा फेंक देते हैं, फिर आगे का प्रैक्टिकल भी हमको करके दिखाना है आपको, ठीक ना, तो हम पानी फेंक देते हैं दोस्त। चलिए भाई, क्या आप लोग, हाँ दाब का प्रभाव भी बताएंगे, दाब का बता, दाब का प्रभाव भी बताएंगे, परेशान मत। हाँ ठीक है, दाब का प्रभाव भी बताएंगे, ठीक है, दाब का प्रभाव भी बताएंगे, इसको भी बताएंगे, दोनों, अभी परेशान मत। सुनो, आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, नंबर 3 नंबर 2 उससे आगे पीछे नहीं। चलो प्यारे बच्चे, विलेय और विलायक की प्रकृति को समझते हैं कि भैया ये विलेय कौन से होंगे, विलेय और विलायक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करेंगे, ठीक है। किसी विलायक में, मोटा है भाई थोड़ा सा पतला, किसी विलायक में, किसी विलायक में, किसी विलायक में वे पदार्थ, वे पदार्थ विलेय होते हैं, वे पदार्थ घुलते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति, जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है, जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती, विलायक जैसी। देखिए, विलायक में प्यारे बच्चे वही पदार्थ घुलेगा, ठीक ना, विलायक में वही पदार्थ घुलेगा जो विलायक की प्रकृति का होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति के साथ रहे, मतलब जो अच्छा व्यक्ति है वो अच्छे व्यक्ति के साथ ही रहता है ना, अच्छा व्यक्ति अच्छे के साथ रहता है और दुष्ट व्यक्ति दुष्ट के साथ ही रहता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बोलेंगे हाँ सर जी, भाई व्यवहार ही नहीं मैच करेगा, व्यवहार ही नहीं रहेगा तो कैसे काम का चलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे, जो जिस प्रकृति का रहेगा वो उसी में घुलेगा, उसी से मिलेगा, ये सारी चीजें उसी। तो यहां पर वही तो कहा गया, किसी विलायक में वे पदार्थ विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है, ठीक है। अर्थात एक लाइन यहां से हम आपको बताना चाहते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, समान समान को घोलता है, समान समान को, ठीक है ना, समान समान को घोलता है। अगर किसी को आपस में घुलना है, आपस में मिलना है, तो दोनों की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए, ठीक ना, एक जैसी होनी चाहिए।
ठीक है प्यारे बच्चों, समान समान से ही घुलेगा, इतना तो समझ गए। अब हम आपको दिखाते हैं कि भाई देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल कौन सा है, तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, विलेय और विलायक समान कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी कभी देखा होगा, ये पता होगा क्या है, ये है पेट्रोल। ये क्या है प्यारे बच्चों, पेट्रोल होता है। ठीक है ना। अब ये जो पेट्रोल होता है प्यारे बच्चे, ये हाइड्रोकार्बन की प्रकृति का होता है। अब इसमें कोई हाइड्रोकार्बन जैसा लाकर इसमें डालेंगे तभी घुलेगा, अन्यथा वो घुलेगा नहीं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन प्रकृति का कुछ लाकर डालेंगे तभी घुलेगा, अन्यथा घुलेगा नहीं, क्योंकि घुलने के लिए दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, विलेय और विलायक दोनों एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम इसके लिए थर्माकोल लिए हैं प्यारे बच्चे, है ना, क्या लिए हैं, थर्माकोल, और हम इस थर्माकोल को इस पेट्रोल में हम डालेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या होगा। दिख रहा है भाई क्या हो रहा है, देख रहे हैं। मतलब ये जो थर्माकोल था प्यारे बच्चे, पूरी तरीके से घुल गया। ऐसा क्यों हुआ पता है ना, क्योंकि यहां पर थर्माकोल और पेट्रोल दोनों की प्रकृति एक जैसी थी, अर्थात दोनों हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के थे, है ना। दोनों के दोनों किस प्रकृति के थे प्यारे बच्चे, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के थे। अभी समझ गए, चाय और भी डाल देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। चल रहा है ना। तो जो समान समान को घोलता है वो समझ में आया, समझ में आया, ये आपका हो गया। अब काफी बच्चे कहेंगे कि सर जी ये समान समान का कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं, मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगर हम इसमें क्या कोई दूसरा पदार्थ मिलाएंगे, जैसे नमक घोलेंगे या चीनी लाकर घोलेंगे, तो क्या घुल जाएगा? उसको भी हम आपको करके दिखाते हैं, है ना, उसको भी हम करके दिखाते हैं। ये हमने लिया है नमक प्यारे बच्चे, है ना, ये नमक, और इसमें नमक हम डालते हैं, तो नमक जो पूरा का पूरा है प्यारे बच्चे, वो जाकर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, नीचे बैठ जाता है। नमक घुलता ही नहीं है, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पूरी तरीके से सफेद सफेद यहां पर दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का, ये पूरा तरीके से यहां पर बैठा हुआ है। समझ गए, जो समान और समान प्रकृति की थी वो ऐसे होता है। अब क्या आप लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी है? समझ में आया प्यारे बच्चों आप लोगों को? ये जो समान और समान का कॉन्सेप्ट था, क्या आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है? हाँ, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जिस प्रकृति का होगा वो उसी में घुलेगा, अन्यथा वो घुलेगा नहीं। बोलो, समझ में आ गया? अरे भाई मिक्स करके दिखाइए, अभी मेरे पास कुछ है नहीं एक्स्ट्रा चीज, नहीं तो इसको घोल के भी दिखा देते कि नमक बैठे के बैठा रहेगा। समझ में आया? हाँ, पेट्रोल में आग लगा दीजिए। क्या चाहते हो कि स्टूडियो में हम रहे ना? हा? क्या चाहते हैं आप, इस स्टूडियो में ना रहे? चीनी घुलेगा कि नहीं? नहीं घुलेगा। चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सारी चीज नहीं घुलेंगी प्यारे बच्चे। तो बस उसी पॉइंट को यहां पर हमको लिखना है, ठीक है ना, इसी पॉइंट को हमको यहां पर लिखना है कि समान समान को घोलता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, ए भाई शरबत आपने पी लिया, मुझे नहीं दिया। अरे बादल, वो शरबत पीने लायक नहीं था दोस्त, है ना, वो शरबत पीने लायक नहीं था बाबू, कलम से घुलिए। अरे दोस्त देख लेना, घुलेगा ही नहीं, और पानी में तो घुल ही जाएगा, ठीक है ना, पानी में तो घुल ही जाएगा। अब देखो काफी बच्चे कह रहे हैं कि पानी में सर घुलेगा कि नहीं, तो आप नमक पेट्रोल में नहीं घुला, लेकिन पानी में तो नमक घुलता ही है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, समझ रहे हैं ना। लिखे आगे, चलो अब आगे हम आपको समझाते हैं भाई क्या क्या बातें होने वाली हैं। नमक को तो घोले ही हो पानी में, तो जैसे प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड होगा। भाई देखो एक बच्चा कह रहा है सर इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाइए, है ना। तो अब ऐसा सोचो ना, इतने तो ज्यादा लिखने का क्या करोगे भाई, ज्यादा लिखकर क्या करोगे, जितना जरूरी है उतना ही तो लिखेंगे। सर पेट्रोल गाड़ी में से निकाल कर लिया, अरे नहीं, जाके पैसा देकर आए हैं, दुकानदार से खरीद के लेके आए हैं, 40 रुपया ले लिया, हमको सही पेट्रोल भी नहीं दिया, तो कह रहा कि क्या बताएं। ठीक है, चलो देखो जैसे सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड कैसा यौगिक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से 11th में पढ़े होंगे कि जो सोडियम क्लोराइड है यह एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, या फिर अन्य आयनिक यौगिक, अन्य
आयनिक पदार्थ लिख लो। ये सभी के सभी प्यारे बच्चे ध्रुवीय पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं प्यारे बच्चों? ये सभी के सभी ध्रुवीय पदार्थ हैं। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये सब ध्रुवीय यौगिक हैं, तो ये घुलेगा भी ध्रुवीय में ही। तो ये सभी के सभी किसमें घुल जाते हैं प्यारे बच्चों? ये सभी पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाता है। जल में क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? घुल जाता है। अभी बताओ क्या दोस्त समझ में आया? पेट्रोल को पानी में घोल कर दिखाइए ना प्लीज। पानी नहीं घुलेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। हम अलग से वीडियो आपको डाल देंगे इसके लिए। बस हम ये अभी अलग से हम आपको वीडियो बनवा देंगे। हाँ सर, माचिस नहीं लगाए। अभी हम अलग तरीके से वीडियो बना देंगे, वहां से हम आपको बता दें। अभी हम रखे हैं उसको, अभी दिखा देंगे कि नमक घुला है कि नहीं घुला। ठीक है? नहीं, पैसा ना पे करो दोस्त, कमाने लगना, मिलना, एक मिठाई खिला देना, टॉपर बन जाना, तो घर आएंगे तो मिठाई खिला देना, बस। ठीक है? पैसा ना दो। पैसे आप लोगों की दुआ से इतना कमाते हैं कि अपना और अपने घर वालों का काम चला सकते हैं, और साथ ही साथ कभी आपको भी जरूरत पड़ेगी, आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ जो भी सहयोग हो पाएगा दोस्त उतना कर सकते हैं, और मुझे उतने की ज्यादा नहीं। लाइक डिजॉल्व, लाइक का मतलब होता है समान, समान को बोल। ठीक है? ये आपके लिए समझ में आ गया। तो यही होता है प्यारे बच्चे विलेय और विलायक की प्रकृति। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। समझ गए ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे अब बातें। हाँ तो ठीक है, मिमोज खिला दे, जो कहोगे दोस्त खिला सकते हैं। बस ये है, जो आशीर्वाद है आप ही लोगों का है और कुछ नहीं है। ठीक है ना? गुलशन सिद्ध की क्या डाउट है भाई? ठीक है, अब हमसे भी कोई शिकायत होगी तो भाई आप लोग की इच्छा है, जो मन करे वो बोल सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा? सेकंड, थोड़ा सा स्किप कर दिए थे, उसके लिए कोई दिक्कत ना है। इसको थर्ड ऑप्शन बना लीजिए, दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में समझते हैं। ठीक है, आंसर मिलवा दीजिए। मंचूरियन खिलाइएगा, वाह भाई, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। 11 का बुक ही खरीदवा दो। बिल्कुल चंदन शर्मा, 11 की बुक के लिए प्यारे बच्चे आप पूरे बिहार बोर्ड में, हम ये गारंटी देते हैं, पूरे बिहार बोर्ड में जाकर ढूंढ लेना कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो किस किताब से मिलता है। हमारे किसी किताब से नहीं मिलेगा, किसी किताब से नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि हम प्यारे बच्चे एक किताब नहीं पढ़ते। आप नहीं मानिएगा तो कम से कम मेरे पास 4 बुक है केमिस्ट्री की, 4 बुक से 4 या 5 बुक रखे हैं। आप किससे मिलाओगे? किस चीज से मिलाओगे बताओ? किसी से मिला सकते हो? नहीं मिला सकते। आप पूछिएगा कि हम सर कौन सी बुक लिए, तो कोई बुक परफेक्ट नहीं है प्यारे बच्चे। हम जहां तक पढ़े हैं, जहां तक हम देखे हैं। ठीक है ना? तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। जिस तरीके से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं उसी पर विश्वास रखिए, और आपका बढ़िया तरीके से रिजल्ट भी आएगा। आप अच्छा आंसर, आपका पेपर अच्छे होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है? भारतीय भवन, एनसीईआरटी, वो दोनों तो ऑलरेडी मेरे पास है ही। चलिए अब इस पर बात करते हैं, दाब का प्रभाव। हम आपसे कुछ जवाब चाहते हैं प्यारे बच्चे। कोई ठोस वस्तु हो और कोई द्रव हो, कोई ठोस वस्तु हो, कोई ठोस वस्तु हो या फिर कोई द्रव हो, तो क्या एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या ठोस पर दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से कमेंट करिए, क्या इस द्रव पर दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा? ठोस और द्रव की अगर हम बात करें, अभी गैस की हम बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चे। हम 2 चीज की बात की है, ठोस और द्रव। गैस की जब बात करेंगे तो वहां पे बताएंगे आपको। ठीक है ना? गैस के आगे जब हम बताएंगे तो गैस के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो दाब का प्रभाव है, ठोस और द्रव, क्या उस पर दाब का कोई प्रभाव लागू होगा? तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, उन्हें आप दबा नहीं सकते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता। जो लिक्विड होते हैं प्यारे बच्चे, उनपे संपीड्यता का गुण लागू तो होता है, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं होता, अर्थात द्रव भी असंपीड्य है, उसे दबाया नहीं जा सकता। तो प्यारे बच्चों, किसी ठोस को अगर आप द्रव में घोल रहे हो, है ना, ठोस की द्रव में विलीयता, द्रव में विलीयता। अगर हम किसी ठोस को द्रव में घोल रहे हैं तो वही लिख रहे हैं, ठोस की द्रव में विलीयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है।
क्योंकि 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 ठोस व द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं। दोनों ठोस व द्रव दोनों असंपीड्य होते हैं, अर्थात इन्हें दबाया ही नहीं जा सकता। असंपीड्य होते हैं। असंपीडित का मतलब जिसे आप दबा नहीं सकते, ठीक ना। असंपीडितता का मतलब जिसे आप, संपीडितता का मतलब जिसे दबाया जा सके, और असंपीडितता का मतलब जिसे दबाया ना जा सके। अभी आपको यहां तक क्लियर है सारी बातें। अब हम यहां तक जो पढ़े हैं प्यारे बच्चे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट किस पर लागू होते हैं? ठोस की विलयता पर। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं ये ठोस की द्रव में विलयता पर था। ठोस की द्रव में विलयता पर हमने पढ़ा। ठोस की द्रव में विलयता। यदि किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, विलेय और विलायक की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे दाब के प्रभाव पर कैसा प्रभाव होगा, हम इसकी बात कर लिए। अब हम गैस की बात करेंगे। अगर किसी गैस को द्रव में घोल रहे होंगे तो क्या होगा, ठीक ना। अगर हम किसी गैस को द्रव में घोल रहे होंगे तो क्या होगा, उसके लिए हम नया पेज लेते हैं दोस्त और इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो आप सभी नोट लिख लेना। अब ये जो नोट पॉइंट लिख रहे हैं ये किसी गैस को द्रव में घोलने के लिए लिख रहे हैं। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट ये लिख रहे हैं, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता, द्रव में विलयता है ना, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता बढ़ती है। इसका भी प्रयोग कीजिए। कहां से लाएंगे प्यारे बच्चे, है ना, गैस कुछ लाएं, गैस का कुछ प्रेशर लाएं, है ना, इसको हम अलग तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक ना। हम कोशिश करेंगे कि इसका भी हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएं कि किसी गैस को दाब बढ़ाने पर कैसे होगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको फिगर की सहायता से हम आपको समझाने की पूरा प्रयास करेंगे दोस्त, और आपको समझ में भी आएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे जब हमारे पास पूरे उपकरण उपलब्ध होंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से आपका इसका भी प्रैक्टिकल करवा देंगे। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, ये मान लो यहां पर ये कोई विलायक भरा है, कोई द्रव भरा है, और ये गैस के कण है, ये गैस के कण है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर एक पिस्टन है, यहां पर एक क्या है प्यारे बच्चों, पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, और इस पिस्टन की सहायता से हम 1 पास्कल दाब लगा रहे हैं। 1 पास्कल दाब हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। कहां प्यारे बच्चे, दाब बढ़ाने पर गैस की, देखो वो गैस ही है प्यारे बच्चे, वो सही है मनोज, ठीक ना, ठीक ना, यहां पर गैस ही होगा प्यारे बच्चे। आप गैस की बात कर रहे हैं, द्रव की बात, ठोस की बात नहीं कर रहे। ठोस की जो बात की है हम ऊपर ही किए हैं, अब ये जो बात हम कर रहे हैं वो गैस और द्रव की बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान देना, यहां पर पिस्टन लगा है और यहां पर छोटे 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 गैस के कण हैं। इस विलायक में एक ही दाब लग रहा है प्यारे बच्चे। पिस्टन आप देख रहे हैं यहां पर है, लेकिन दूसरे चित्र में आप समझने की कोशिश करना। बाकी हम कल इसके बारे में सोचेंगे कि इसका प्रैक्टिकल हम कैसे समझा सकते हैं, तो भी हम आपको समझा देंगे, ठीक ना। क्योंकि प्यारे बच्चे हम जहां जिस क्षेत्र में हैं, घर पे होते तो हम तमाम ऐसे सामान उपलब्ध करा लेते जो आपके लिए उपयोगी, लेकिन यहां पर मार्केट जाना और फिर सामान को ढूंढना बड़ी समस्या होती है। यहां पर बड़ी समस्याओं को झेलना, सामना करना पड़ता है, सामान उतने उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यहां पर, तो यहां पर भी ये गैस के कण हैं, ऐसे होंगे, ठीक है। अब यहां पर हम पिस्टन लगा देते हैं, जो पिस्टन है अब यहां पर आ चुकी है। पहले पिस्टन ऊपर थी, पिस्टन नीचे आई, इसका मतलब दाब को बढ़ाया गया होगा, और जब दाब को बढ़ाया गया होगा ना प्यारे बच्चे पिस्टन की सहायता से, तो इसका मतलब दाब ज्यादा लगाया गया होगा। और पिस्टन की सहायता से हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों 1
पास्कल ना दाब लगा करके 2 पास्कल हमने दाब लगा दिया, जिससे क्या होता है, दाब बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं तो जो गैस के कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, है ना, वो पास पास आ जाते हैं, और पास पास आते थे उसी में घूमना शुरू कर देते हैं। क्या अभी आपको क्लियर हो गया? दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती ही है प्यारे बच्चे। ठीक है सुशांत, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, कर देंगे, आप किसी आगे कैमरा छोटा कर देंगे। हाँ, सिरिंज के माध्यम से हो सकता है, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। प्यार में धोखा मिला, अभी पढ़ने का मौका है। सुमन कुमारी, क्या बात है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया प्यारे बच्चों। अब हम दूसरे पॉइंट की हम यहां पर बात करने वाले हैं, गैस की। गैस में जो ताप वृद्धि होती है ना, ताप वृद्धि करने पर, लाइन ध्यान से समझते रहना, ताप वृद्धि करने पर अर्थात ताप बढ़ाने पर, ताप वृद्धि करने पर गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता घटती है। क्या भाई ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा क्या हो गया यहां पर कि ताप वृद्धि करने पर, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान बढ़ता है, तो वो कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चे, है ना, वो कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चे वो ठोस पदार्थों के लिए ही लागू होता है। लेकिन अगर आप किसी गैस को द्रव में घोल रहे होंगे और ताप बढ़ाओगे, ताप को बढ़ाओगे तो उसकी विलेयता घट जाएगी। ऐसा क्यों हुआ ऐसा सर जी, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा? तो क्यों प्यारे बच्चे, क्योंकि जो गैस के कण होते हैं, तो गैस के कण होते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके कणों के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत ज्यादा होने के कारण प्यारे बच्चे उनकी गतिशीलता भी ज्यादा होगी। आप थोड़ा सा भी तापमान बढ़ाओगे तो जो गैस के कण होंगे वो और भी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और उनकी जो गतिशीलता पहले थी उससे ज्यादा हो जाएगी। तो घुलने के बजाय बाहर भागना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्या आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया? चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़ें और अपवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और अपवाद ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए भाई, इस नियम को हम तोड़ रहे हैं, है ना, इस नियम को हम तोड़ रहे हैं। हाइड्रोजन व हीलियम, हाइड्रोजन व हीलियम दो ऐसी गैसें हैं, दो ऐसी गैसें हैं जिसकी या फिर जिसको द्रव में घोलने पर, जिसको द्रव में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। अतः ताप वृद्धि करने पर, अतः ताप वृद्धि करने पर अर्थात ताप को बढ़ाने पर, ताप वृद्धि करने पर विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ जाती है। सर आप समझा सकते हैं सोडा बनाने वाली मशीन का एग्जांपल से, वो तो है ही है, लेकिन अब कैसे हम उसको दिखाएंगे? सोडा बनाने वाली मशीन को हम कैसे दिखा सकते हैं? चित्र द्वारा ही समझा सकते हैं। उसका हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे तब वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, हाँ उसको हम बता देते हैं। यहां पर प्यारे बच्चे क्या हो गया कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दो ऐसी गैसें होती हैं जिसको द्रव में घोलने पर ऊष्मा को ये ग्रहण करती हैं, और आप जानते हैं कि जो ऊष्मा को ग्रहण करता है उसको ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ती ही है। सर पिस्टन क्या होता है? दाब लगाने का उपकरण होता है, ठीक है ना। पिस्टन, पिस्टन जो दाब लगाया जाता है वो पिस्टन बोलते हैं उसको। अभी आपको क्लियर हो गया? क्या आपको यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप हमको बता सकते हैं कि हाँ सर हमको समस्या है, फिर हम उस समस्या का निदान कर सकते हैं। बिल्कुल सत्यम, अच्छी बात है प्यारे बच्चों, पढ़ना भी चाहिए। अभी बताओ समझ में आया, अच्छा लगा ना आपको?
सर इतना सारा टॉपिक देखो प्यारे बच्चे, रिवीजन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा उसको लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो प्यारे बच्चे, सारी चीजें याद होंगी आपको, है ना, हर चीज आपको याद होगा। ठीक है सीमा, इतना समझ गए ना आप लोग। तो प्यारे बच्चों कल के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए नियम जितने हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो कल हम हेनरी लॉ का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, हेनरी नियम की बातें हम करेंगे। H2 का मतलब, H2 मतलब हाइड्रोजन दोस्त यार, हाइड्रोजन गैस है वो। ठीक है, अब ये चैप्टर थोड़ा सा खत्म हो जाए, आगे बढ़िए, तो हम आपको पहले चैप्टर का क्वेश्चन रिवाइज करवाते रहेंगे, याद करवाते रहेंगे, आपको क्वेश्चन हम देते रहेंगे। ठीक है गुरुजी, एक बार पेट्रोल दिखाइए ना, नमक घुला है कि नहीं, उसको हम अभी घोल के हम आपको दिखा देंगे, उस वीडियो हम बता देंगे उसमें। ठीक है, तो हाँ, बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल होता है उसके लिए भी हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में, हेनरी नियम पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। और तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।